अगर आप यूपी होमगार्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 50 सवाल आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का फ़र्क तय कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो पूरा देखना क्योंकि एक भी सवाल छूटा तो नंबर कट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1915, 1921, 1930। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो कनिंघम, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी जी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, यमुना, सिंधु, रावी। तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? संस्कृत, ब्राह्मी, चित्रात्मक, अपठित। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो अपठित थी, जिसे पढ़ा नहीं गया था। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे था? तो कालीबंगा हमारा किस नदी के किनारे था? घग्घर नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो धौलावीरा हमारे गुजरात में। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? शिकार पे, व्यापार पे, कृषि और व्यापार, केवल कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता का की अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पे आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग वो कांसा और तांबा धातु से परिचित थे। जो परिचित नहीं थे वो था लोहा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा कांसा और तांबा। हड़प्पा सभ्यता में मकान किसने बने थे? हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने होते थे? कच्ची ईंट, पत्थर, पक्की ईंट, लकड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बने होते थे वो पक्की ईंट के बने होते थे। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल का वैदिक काल के सबसे प्राचीन ग्रंथ वैदिक काल के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा आंसर होगा ऋग्वेद। याद रखिएगा। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? तो ऋग्वेद लिखा गया है पाली, प्राकृतिक, संस्कृत, फारसी। तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति जो थी वो क्या थी? धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था, राजनीतिक संस्था, सैन्य संस्थाएं। तो आप सबको पता ही होगा राजनीतिक संस्थाएं ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय व्यापार, शिकार, कृषि और पशुपालन, उद्योग। तो इसका आंसर होगा सी, कृषि और पशुपालन। आगे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था किस काल में विकसित हुई? हड़प्पा, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो वर्ण व्यवस्था हमारे वैदिक काल में विकसित हुई। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कुल कितने महाजनपद थे? भारत में कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? कौशल, अवंती, मगध, वत्स। तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद करके रखना है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। ठीक है, आगे चलते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, उज्जैन, अयोध्या। तो मगध की प्राथमिक राजधानी क्या थी? राजगृह। ठीक है, आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? तो पाटलिपुत्र गंडक, सोन, यमुना, गंगा। तो पाटलिपुत्र हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित था। आगे चलते हैं।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो मैंने बहुत बार आपको पढ़ा चुका है, इसका आंसर आप कमेंट में करके हम मुझे देंगे, ठीक है? ठीक, कमेंट में बताइएगा। तब तक हम आगे चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ, वैशाली, ये भी मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आंसर। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बुद्ध का प्रथम उपदेश कुशीनगर, राजगृह, सारनाथ, श्रावस्ती। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। ये जो वीडियो है ये टॉपिक वाइज चल रहा है, इस देखिए जैसे कि हम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो बुद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर कर ले रहे हैं। ये आप अगर बीए का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके पढ़ने का बेकार नहीं जाएगा। आप बीए एग्ज़ाम को भी इसको पढ़ के दे सकते हैं, चाहे आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? बुद्ध से रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो बुद्ध से रिलेटेड सारे प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है? तो पीपल, बरगद, अशोक, शाल। तो बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ। आप इस चीज़ को गौर से देखिएगा। आप सारनाथ या फिर लुम्बिनी मार के मत आइएगा, ठीक? इसका आंसर होगा कुशीनगर, ठीक है? याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब मौर्य वंश में देखिए हम लोग आ गए, मौर्य वंश से रिलेटेड पढ़ेंगे क्वेश्चंस। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कई बार मैंने बता चुका है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये रट लीजिए आप, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और याद करने की भी जरूरत होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पाणिनि, अशोक, चाणक्य, पतंजलि। तो जाहिर सी बात है पतंजलि तो होगा नहीं, पाणिनि भी नहीं होगा, अशोक भी नहीं होगा, तो चाणक्य होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। तो अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये कलिंग युद्ध जो मैंने अभी बताया ना, कलिंग युद्ध जो हमारा 261 ईसा पूर्व में हुआ था, वही अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवनागरी, फारसी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूरा टॉपिक वाइज एक साथ क्लियर हो रहा है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजगृह। तो मौर्य साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र था, ठीक है? आगे चलते हैं, हम पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे आज हम लोग। टोटल 50 MCQs हैं, जिसमें से अभी 30 MCQs हमने कवर कर रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? ये तो सिंधु घाटी सभ्यता जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रश्न बनते हैं। तो सुनियोजित था, ठीक है? अव्यवस्थित नहीं था, ग्रामीण भी नहीं था, पहाड़ी भी नहीं था, ये सुनियोजित था, जिसमें से सड़कें जो चौड़ी थी। सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? सामान्य, खराब, उन्नत, नहीं थी। तो ये आपको याद रखना है, उन्नत थी। सिंधु हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? उन्नत थी। आगे चलते हैं। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे? सम्राट नहीं, गणपति नहीं, राजन, हाँ राजन कहा जाता था। नरेश नहीं, राजन होगा, ठीक है? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? आप सबको पता है तो कमेंट में बताएं। त्रिशूल, चक्र, कमल, ध्वज। तो बौद्ध धर्म का प्रतीक है चक्र। त्रिशूल मत मार के आइएगा। मौर्य काल में प्रशासन का प्रमुख आधार क्या था? तो सेना, कर व्यवस्था, धर्म सभा, ठीक है? तो मौर्य काल में प्रशासन का प्रमुख आधार जो था धम्म था। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब नहस तहस महस हो गया, डूब गया पानी, जलवायु बाढ़ आने के कारण, ठीक है? विदेशी आक्रमण नहीं होगा, सबसे पहले तो बाढ़ और जलवायु ही होगा। इसको नोट करके रखे रहे।
ऋग वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? तो ऋग वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा। तो इसका आंसर होगा इंद्र। ठीक है, ऑप्शन सी। इसका आंसर है बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, फारसी, अरबी। तो बौद्ध धर्म की भाषा जो थी पाली थी। संस्कृत मत मारिएगा, कई बार मैंने बताया आपको। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? ये आप कमेंट में इसका आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो अशोक को मैं भी बता देता हूँ, अशोक को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रियदर्शी, देवान प्रिय, बी और सी दोनों होगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बृहदस्थ, बिंदुसार, दशरथ। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? आपको मैंने पढ़ा रखा है ऊपर, लौह युग से नहीं थी, ताम्र युग से नहीं, ये कांस्य युग से संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? विद्यालय, गुरुकुल, मदरसा, विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय या फिर विद्यालय ये सब तो नहीं होगा, वैदिक काल की बात की जा रही है, पुराने समय की बात। तो इसमें गुरुकुल ही शिक्षा का माध्यम था, जो गुरु के द्वारा ही हमें शिक्षा प्राप्त होता था। महाजनपद काल किस काल से संबंधित है? वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल, मौर्य वंश, गुप्त काल। तो महाजनपद उत्तर वैदिक काल से संबंधित था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध के शीर्ष को क्या कहा जाता था? बुद्ध के जो शीर्ष था, शिष्य को क्या कहा जाता था? योगी, साधु, पुजारी, भिक्षु। तो बुद्ध के जो शिष्य थे, शिष्य तो हम लोग इतना तो नॉलेज होगा ही हमें, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशोक का अभिलेख किस पर पाए जाते हैं? अशोक के अभिलेख, तांबा नहीं, कागज नहीं, शिला और स्तंभ, कपड़ा। तो इसका आंसर होगा सी, शिला और स्तंभ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था? शतरंज नहीं होता था उस टाइम, शतरंज सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल नहीं था। या फिर पाशा, या फिर कुश्ती, या फिर तीरंदाजी। तो इसका आंसर होगा बी बी बी, पाशा। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा सी, 10 है, 10। चलिए आगे चलते हैं। मगध का उत्कर्ष किस वंश में हुआ? शिशुनाग, नंद, मौर्य, गुप्त। तो मगध का उत्कर्ष किस वंश में हुआ? मौर्य वंश में। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त मत मार के आइएगा। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ त्रिपिटक, वेद, पुराण, उपनिषद। तो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ हमारा त्रिपिटक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा वीडियो का सबसे लास्टवा प्रश्न है, 50वां। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट 4 अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अशोक के शासन का प्रतीक क्या माना जाता है? अशोक के शासन का प्रतीक क्या माना जाता है? तलवार, सिंह स्तंभ, कमल, चक्र। तो अशोक के शासन का प्रतीक सिंह स्तंभ माना जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।